क्या हो अगर किसी भाषा का इतिहास जिसे हम जानते हैं वो अधूरा हो, अगर उसकी जड़ें हमारी सोच से भी हजारों साल ज्यादा गहरी हों। आज हम पंजाबी भाषा की कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे, एक ऐसे सिद्धांत की पड़ताल करेंगे जो इसके अतीत के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल सकता है। हमारी आज की ये सारी पड़ताल नाजिर सिंह की किताब पंजाबी द मुढ़ पर आधारित है। देखिए, ये किताब उस आम धारणा को सीधी चुनौती देती है जिसके मुताबिक पंजाबी संस्कृत से निकली है। इसके बजाय ये एक बहुत ही पुरानी, एक स्वदेशी उत्पत्ति की बात करती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि पंजाबी भाषा की असली जड़ें आखिर हैं क्या? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि अब तक हमें क्या बताया जाता रहा है। देखिए, सदियों से जो बात सबसे ज्यादा मानी जाती रही है वो ये है कि पंजाबी इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है और ये सीधे सीधे संस्कृत से ही विकसित हुई है। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल अलग ही कहानी हमारे सामने रखती है। एक ऐसी कहानी जो पंजाबी के इतिहास को हमारी मौजूदा समझ से कहीं कहीं ज्यादा पुराना बताती है। तो चलिए इन दोनों सिद्धांतों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है मानक सिद्धांत जो कहता है कि पंजाबी संस्कृत के बाद आई, और दूसरी तरफ है इस किताब का तर्क जो कहता है कि नहीं, पंजाबी की जड़ें तो संस्कृत से भी पुरानी हैं और सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। अब ये जो नया सिद्धांत है, इसका आधार सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सबूतों पर टिका है। तो आइए देखते हैं कि धरती के नीचे दबे ये सुराग हमें क्या कहानी सुनाते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पड़ताल किसी बाद के लिखे ग्रंथ से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन शहरों के भौतिक सबूतों से। ये वो सभ्यता थी जो संस्कृत के आने से बहुत पहले मौजूद थी और काफी उन्नत भी थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2750 ईसा पूर्व में एक बहुत ही विकसित लिपि के साथ अपने चरम पर थी, जबकि संस्कृत का उदय हम लगभग 1500 ईसा पूर्व में देखते हैं। ये जो 1000 साल से भी ज्यादा का फासला है ना, यही इस किताब के तर्क का सबसे मजबूत आधार है। मतलब साफ है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो लिपियां मिली हैं वो इस बात का पक्का सबूत है कि इस इलाके में एक पढ़ी लिखी साक्षर संस्कृति उन भाषाओं के आने से हजारों साल पहले मौजूद थी जिन्हें हम पारंपरिक तौर पर पंजाबी का जनक मानते आए हैं। तो ये तो हो गई पुरातत्व की बात, लेकिन क्या भाषा खुद अपनी कहानी नहीं कहती? चलिए अब जरा पंजाबी की अपनी आवाज को सुनते हैं, क्योंकि सुराग तो उसके अंदर भी छिपे हैं। ये किताब भाषा के अंदर से ही कई बड़े सबूत सामने रखती है, जैसे कि पंजाबी में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं, कुछ ऐसी आवाजें हैं जो आपको क्लासिकल संस्कृत में मिलेंगी ही नहीं। इसका जो ग्रामर है, वाक्य बनाने का तरीका, वो भी संस्कृत से अलग है। और तो और कई ऐसे बुनियादी पंजाबी शब्द हैं जिनकी जड़ें संस्कृत में मिलती ही नहीं। और सबसे अहम, पंजाबी का जो तान वाला अंदाज है, जो टोनल नेचर है, वो उसे संस्कृत से विरासत में नहीं मिला है। तो लेखक का पूरा तर्क इस एक लाइन में सिमट जाता है। वो कहते हैं कि पंजाबी को किसी बाद में आई भाषा का बिगड़ा हुआ रूप मान लेना उसके हर वाक्य में सुनाई देने वाले गहरे और आज़ाद इतिहास को जानबूझकर नज़रअंदाज करने जैसा है। तो जब हम इन पुरातात्विक और भाषाई दोनों तरह के सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक नई तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो भाषाओं के पूरे वंश वृक्ष को ही बदलने का दम रखती है। इस किताब का मुख्य निष्कर्ष ये है कि पंजाबी संस्कृत की बेटी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पुरानी जबान है जो संस्कृत के साथ साथ पैरेलल में विकसित हुई। तो ये एक वंशज नहीं बल्कि एक प्राचीन सहयात्री है। यहाँ स्वदेशी भाषा शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसी भाषा जो किसी खास इलाके की अपनी भाषा हो, उसके मूल निवासियों की हो और जिसकी जड़ें उसी जमीन में बहुत गहरी हों, वो कहीं बाहर से लाई ना गई हो। तो इस पूरे विश्लेषण का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि इस नजरिए के मुताबिक पंजाबी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और लगातार विकसित हो रही भाषाओं में से एक है। ये बात उसके ऐतिहासिक महत्व को एक बिल्कुल नया आयाम देती है। और आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इसे यहाँ छोड़ते हैं।
जरा सोचिए, किसी समाज की, किसी कौम की कहानी कैसे बदल जाती है जब उनकी अपनी आवाज की उम्र अचानक दोगुनी हो जाए। ये सवाल सिर्फ भाषा के इतिहास का नहीं है, बल्कि पहचान और विरासत के कहीं ज्यादा गहरे मुद्दों को छूता है।